रेडियोलॉजी की फील्ड है जिसमें एक्सरे है, इमेजिंग है, या जो हमारी लैब वैल्यूज हैं, इनमें एआई का बहुत ज्यादा रोल है। इवन मैंने एक और यूएस की रिसर्च देखी कि उसमें वो क्या करें कि क्रिमिनल्स की मेमोरी को री इम्प्लांट करें। पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे ज्यादा हमें नीड है, हमें एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की जरूरत है। और उसकी उन्होंने रिसेप्शनिस्ट भी रिप्लेस कर दी हैं विद द एआई। अगर ऑन द अदर हैंड लाइक कुछ लैब्स लैक करती हैं क्वालिटी पे और एफिशिएंसी पे, बट इट नॉट अप्लाइज टू ऑल द लैब्स। जो ये जानना चाहते हैं कि वो एआई को अपनी लाइफ में किस तरह से इंटीग्रेट करें, तो व्हाट शुड बी द रोड मैप ऑफ दैट। सपोज अगर आप पोलियो की एग्जांपल ले लेते हैं, पूरी दुनिया ने उसे खत्म कर लिया, हम नहीं कर सके, लेकिन एआई की मदद से हम उसको एक ब्रॉडर सेंस में मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, फिर भी वो लैब आपको ज्यादा कमीशन ऑफर कर रही है एंड यू आर रेफरिंग टू दैट लैब, हाउ द डॉक्टर्स कैन एक्सेप्ट दैट। कमीशन का जो सिस्टम है ये हमें ग्राउंड लेवल से खत्म करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमारा आफ्ताब, योर एआई कास्टर, और आप देख रहे हैं प्रो एआई टॉक्स उर्दू, जिसमें हम एक और न्यू सीरीज़ के साथ आए हैं, एक और न्यू ज़बरदस्त गेस्ट के साथ आए हैं जो कि जिनकी एक्सपर्टीज़ एआई इनटू हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है। और आज जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस डॉक्टर की डिग्री को एआई के साथ कैसे इंटीग्रेट किया और किस तरह से वो आगे मूव ऑन कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर रेहान याकूब, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। और बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का और मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका देने का। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए हैं और आपका एक बहुत शॉर्ट सा ट्रिप है सऊदीया से यहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि आप जो है ये बताएं कि आपका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है और एक डॉक्टर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ किस तरह से आया। तो हम चाहते हैं कि वो जर्नी भी आप शेयर करें अपनी। जी। मैं बेसिकली 2010 में मैंने ग्रेजुएशन की MBBS की फ्रॉम नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं बेसिकली मुल्तान से ही बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद आई वेंट इनटू मल्टीपल क्लिनिकल रोल्स, जिसमें नोटिसेबली आई वर्कड इन सऊदी अरेबिया अर्लियर, जिसमें मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में काम किया। और देन फॉर सम सर्कमस्टांसेस मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा और यहाँ पे मैंने फेलोशिप की है कम्युनिटी मेडिसिन में एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एज वेल। तो पिछले 2 साल के अंदर जब से एआई आई, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई वाज गोइंग थ्रू द हॉलवेज, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आपको चैट जीपीटी का पता, बिकॉज आई वाज वेल इनटू रिसर्च और उनको ट्रेनिंग वगैरह भी मैं पहले देता था रिसर्च की। तो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ चैट जीपीटी। उन्होंने मुझे कहा यू आर इनटू टीचिंग, तो इट्स वेरी गुड फॉर टीचर्स टू मेंटेन स्केड्यूल्स। और that day I went home and out of curiosity मैंने ChatGPT को देखा and then I continuously search what is this AI and what is all about it। उसके बाद फिर LinkedIn पे मुश्ताक बिलाल है, I started following him, उनकी पोस्ट को देखना शुरू किया। बेसिकली वो एक एकेडमिशियन है और उनको देखते ही then I delve deep into all this। डॉक्टर फारूक आजम राठौर है। Then I start to integrate why AI is essential for healthcare और इसका सिर्फ साइंटिफिक राइटिंग में क्या रोल है और हम इसको हेल्थ केयर की अदर डोमेन्स के साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर का डोमेन तो बहुत बड़ा है। तो एआई तो मेरे ख्याल है कि हर डोमेन को हिट कर सकती है। जी, हेल्थ एआई की जो इम्पोर्टेंस हेल्थ केयर में है, ये आई डोंट थिंक सो कि किसी और फील्ड में इतनी इम्पोर्टेंस हो सकती है जितनी इसकी हेल्थ केयर में है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि एआई विल गोइंग टू रिप्लेस ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन हमें अपनी ओरिजिनल जो कॉग्निटिव जो एबिलिटी हमें अल्लाह ताला ने दी है, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि इसके साथ बहुत से और होराइजन्स ओपन हो सकते हैं। और हेल्थ केयर की डोमेन में डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ से लेके प्रिवेंटिव साइड की एक्टिविटीज़, मेडिकल एजुकेशन, हम जो पेशेंट्स को एजुकेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, इस सारे चीज़ों को हम और आगे इन्हेंस कर सकते हैं एआई की मदद से। अच्छा, मैं एक दफ़ा एक सेशन में गई थी, मुझसे किसी ने पूछा कि लीगल लाइक एथिकल एआई के ऊपर एक सेशन था मेरा। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा एक्चुअली कि क्या हमें, अगर हमें लॉयर बनना है तो क्या हमें उसके लिए पहले एआई को सीखना पड़ेगा या हमें जो है वो LLB में एडमिशन लेना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू गो फॉर द एआई। सो बीइंग अ डॉक्टर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि हमें, क्योंकि आई नो द आंसर बट आई वांट यू टू गिव द आंसर, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ऐसे देख रहे हैं, बहुत से डॉक्टर्स देख रहे हैं।
जो ये जानना चाहते हैं कि वो AI को अपनी लाइफ में किस तरह से इंटीग्रेट करें. सो व्हाट शुड बी द रोड मैप ऑफ दैट? इसमें बेसिक तो आपकी जो बेसिक डिग्रीज है उसको तो AI किसी भी तौर पे रिप्लेस नहीं कर सकती. आपने AI को अपने साथ एज एन वेरी इंटेलिजेंट असिस्टेंट के तौर पे लेके चलना है और आपने इंटीग्रेट करना है. अगर एक मेडिकल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप पूछना चाह रहे हैं तो उसको अपनी स्टडीज़ को एनहांस करना है थ्रू द यूज़ ऑफ AI. AI उसकी स्टडीज़ को कभी भी रिप्लेस नहीं करेगी. तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि AI को वो अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ करेगा. अब वो कैसे कर सकता है कि वो जितने भी उसके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसके अगर कोई लेक्चर्स हैं वो उनकी समरीज इजीली ले सकता है. वो उन लेक्चर्स को अपलोड करते हुए डेली बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है. मैंने जो 2 अभी एग्ज़ाम्स जो मैंने पास किए हैं रिसेंटली, उसमें एक मेंबरशिप है रॉयल कॉलेज इमरजेंसी मेडिसिन, उसकी एक स्पेसिफिक मैंने एक ऑस्की की कस्टम GPT जिसे हम चैट GPT पे कहते हैं वो बनाई और मैंने फिर उससे प्रैक्टिस भी किया और मैंने और लोगों को भी उसको शेयर किया. सो आप अगर इसकी मोबाइल ऐप पे चले जाएं तो आपको वॉइस इंटरेक्शन का मिलता है चांस और जब आप वॉइस से कम्युनिकेट करते हैं तो आप उससे एज एन एग्जामिनर फीडबैक भी ले सकते हैं. तो एक ये इस तरह का सॉर्ट ऑफ मॉडल है. और इसके अलावा अगर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपकी इस बात से मुझे याद आया कि जब कोविड यहाँ पे आया था एक्चुअली, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं खुद भी गई थी हॉस्पिटल. आई वेंट टू डॉ हॉस्पिटल एंड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉक्टर्स ने एक एप्लीकेशन ओपन की एंड देन दे सेड टू मी कि आप इसमें खांसें. एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सो दे सेड कि जी आप इसमें खांसें ताकि ये हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो रिकॉग्नाइज करेगी कि आपको कोविड है कि नहीं है. राइट, ऑल्दो रिजल्ट उस टाइम पे गलत आया था, राइट, बट दे वर ट्राइंग समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या इस तरह से भी डायग्नोसिस की जा सकती हैं और दुनिया में हो रही हैं? प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसको जहन में रखा जाए तो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मदद मिल सकती है. मैं ये अभी नहीं कहना चाहूँगा कि टोटली ये रिप्लेस कर देगी, लेकिन ये आपको एज एन एडजंक्ट डॉक्टर्स को मुयसर होगी. ख़ास तौर पे जो रेडियोलॉजी की फील्ड है जिसमें एक्सरे है, इमेजिंग है या जो हमारी लैब वैल्यूज़ हैं, इनमें AI का बहुत ज़्यादा रोल है कि वो उस इमेज को प्रेडिक्ट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है और उसकी बेस पे फर्दर फ्यूचर डायरेक्शंस दे सकता है. तो इस तरह की आई नो अबाउट वन कंपनी जो कि रेडियोलॉजी को स्कैन करके एंड देन उसकी पूरी ब्रीफिंग ऑडियो में आपको बताता है. जब डॉक्टर को लेट्स सपोज कोई कंफ्यूजन भी है या अगर उससे कोई चीज़ मिस भी हो रही है तो वो प्रॉपर्ली उसको स्कैन करके बता रहा है. सो बेसिकली यू आर इनटू सऊदी अरेबिया, राइट? सो वहाँ पे किस तरह से AI को इंटीग्रेट किया गया है हेल्थ केयर के अंदर? सऊदी अरेबिया में जो हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें वो बहुत रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं. और करंटली एक उन्होंने अलमूसा हॉस्पिटल के नाम से है, वहाँ पे उन्होंने AI बेस्ड क्लिनिक भी बनाया. AI बेस्ड क्लिनिक का मतलब ये है कि पेशेंट एंटर होता है, वो अपनी कंप्लेन एक सिस्टम को बताता है, सिस्टम उसको इंटीग्रेट करता है और वो उसको बताता है, एक उसको कैटेगरी इशू कर देता है जिससे जाके उसने इमरजेंसी में अपनी डॉक्टर को चेक कराना है. अभी उन्होंने उसको एक अर्ली फेज में लिखा है जिसमें AI के रिस्पॉन्सेज को फिर डॉक्टर्स भी रीचेक करते हैं. इसके अलावा जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का जो पूरा सिस्टम है वो AI इंटीग्रेट कर दिया. वहाँ उसकी वजह से हमें बहुत सा बेनिफिट इस सूरत में मिला है कि एक तो जो हमारे जो पेशेंट के नोट्स हैं दे आर वेरी एक्यूरेट, दे आर वेरी प्रिसाइज. बहुत सा टाइम हमारा बच जाता है कि हम मल्टीपल चेक बॉक्सेस को क्लिक करते हैं और एट द एंड इट गिव्स अ फॉर्म ऑफ नोट्स और उसको जो स्टोर करना है वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ AI बहुत इन्हांस कर दी गई है. और इसके अलावा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी मामलात होते हैं, चाहे वो किसी की लीव है, सिक लीव है या कोई पेशेंट केयर के लिए फर्दर सजेशंस हैं, तो उसको भी उन्होंने
अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, यानी ऑटोमेट कर दिया प्रॉपर जी, प्रॉपर उसकी उसकी उन्होंने रिसेप्शनिस्ट भी रिप्लेस कर दी हैं विद द एआई। अगर ऑन द अदर हैंड लाइक वी हैव ऑलमोस्ट यू कैन से कि उनका जो इंश्योरेंस क्लेम था और उनका जो रिसेप्शनिस्ट बर्डन था, ये मोर देन हाफ उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया और प्रोसेस ऑटोमेट हो गया है। उस प्रोसेस मोर एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, बहुत टाइम सेविंग है और पेपरलेस एनवायरनमेंट है, जिससे हॉस्पिटल जो कॉस्ट है उस पे भी बर्डन कम हुआ है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो भी बढ़ी है। ग्रेट, क्योंकि हमारे भी एक दोस्त हैं उमर बेसिकली, और उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट डेवलप की है जो कि यूएस के अंदर दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग, कि जिसमें क्या हो रहा है कि वो पेशेंट को अपॉइंटमेंट एक्चुअली दे रहा है, राइट वो टोटली ऑटोमेट हो गया। और एक और साहब है हमारे पास, फैसल साहब, उनकी भी एक प्रोडक्ट है, वो तो प्रॉपर ये है कि एक तो अपॉइंटमेंट आपका सेट करके देते हैं, प्लस लाइक उनकी सारी रीशेड्यूलिंग भी होती है एंड इवन के उनकी जो जो इनिशियली जो आपके डायग्नोसिस किए जा रहे होते हैं या वो रिपोर्ट्स बनाई जा रही होती हैं, या देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि जी शुगर लेवल क्या है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करने के लिए AI इज़ डूइंग दैट। सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में हमें किस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ केयर, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि हेल्थ केयर के अंदर AI को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से उनको मूव ऑन करना चाहिए? लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट द हॉस्पिटल्स, क्योंकि हमारे यहाँ R&D पे कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बट आई नो दैट सम हॉस्पिटल्स आर रेडी to invest into R&D with respect to the AI. So what should be the first step? What should be the roadmap of that? पाकिस्तान में अभी हमें यानी अगर बिगनर लेवल पे हमें अभी बहुत सा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत कुछ काम शुरू भी हो चुका है और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें नीड है, हमें एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की ज़रूरत है, और जो पंजाब में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। बट क्या डाटा सेंट्रलाइज है हमारे पास? सेंट्रलाइज डाटा अभी उस तरह सेंट्रलाइज नहीं है, हाँ। लेकिन उसको करने की ज़रूरत है। सऊदीया में है डाटा सेंट्रलाइज। इफ़ यू इन वन स्टेट इफ़ दे इशू अ मेडिकल रिकॉर्ड नंबर इन अनदर स्टेट, दे कैन सी कि वो कहाँ पे है पेशेंट ने कितने विजिट किए, उसमें उसको क्या वहाँ पे ये ट्रीटमेंट। चैलेंज तो नहीं है कि जी इस लैब से टेस्ट कराएंगे तो हम आगे चेक करेंगे, उस लैब से टेस्ट नहीं, वहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस नहीं है, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। और वहाँ पे इंश्योरेंस का सिस्टम है जो उन्होंने अब जो उनके अपने नेशनल्स है उस पर भी किया हुआ है, एंड ऑल देयर हेल्थ केयर इज़ सो मच इंटीग्रेटेड कि अगर एक हॉस्पिटल पेशेंट को भेजता है कि उसने जो उसका पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है उस पे जाना है, तो वो रिकॉर्ड भी उनके किसी और हॉस्पिटल में जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है या गवर्नमेंट सेक्टर का है, उसमें वो विजिबल होगा। तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया, हमें इस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, हमें चैलेंज है यहाँ पे, लास्ट टाइम भी हमारी एक डिस्कशन हुई थी, हेल्थ केयर सेक्टर से ही आए थे, तो उन्होंने बताया कि बड़ा चैलेंज है डाटा के हवाले से, जैसे कि सेंट्रलाइज नहीं है। सो उसको किस तरह से सेंट्रलाइज किया जा सकता है? और दूसरा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, ये जो आजकल एक सिलसिला है कि जी इस लैब से टेस्ट कराएंगे तो हम आपको आगे रिकमेंड करेंगे, इसकी क्या स्टोरी है? इसमें अभी आपके दो क्वेश्चन है, एक तो डाटा सेंट्रलाइजेशन का और दूसरा लैब्स का। पहले पार्ट पे अगर चलें डाटा सेंट्रलाइजेशन का जो पार्ट है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर जैसे हम उसको CNIC इशू करते हैं, अगर उसके CNIC के अराउंड हमें उसी को लिंक लेते हुए हम उसको एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड भी इशू कर दें, और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड विल बी इशूड ऑन इट्स फर्स्ट विजिट टू द हॉस्पिटल, तो हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। एनी हॉस्पिटल। सपोज आप एक इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो अपनी वैक्सीन कराने, सो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड विल बी इशूड फ्रॉम दैट टाइम, और वो ऐसा इंटीग्रेट होगा कि वो आगे, क्योंकि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं, तो किसी हद तक मेरे ख्याल में ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन की जा सकती हैं अगर प्रॉपर इनिशिएटिव उसका लिया जाए। बाकी आ जाती है बात स्टोरेज की, और हमारे पास क्या इतने अभी
लोग ट्रेंड हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड को देख सकें, तो उसमें हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो जनरल के लैब, बेसिकली इसमें सम सॉर्ट यानी ऑन आवर पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स हमें भी कुछ इसकी एक्सेप्टेंस लेनी चाहिए कि it becomes some sort of, you can say, an unethical practice. उसमें ये है कि कुछ लैब्स लैक करती हैं क्वालिटी पे और एफिशिएंसी पे, बट इट नॉट अप्लाइज टू ऑल द लैब्स। और मेरे ख्याल में जो भी रिकॉर्ड आपके सामने आए, तो आप अनलेस और अनटिल आपको क्लिनिकल फाइंडिंग से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो यू कांट रिफ्यूट इट कि आप उसको लेबल कर सकें कि ये गलत है। तो इसमें आई थिंक मोर ऑफ एन एथिक्स जो एक इंसान के अपने ऊपर लागू होती है, और वो चाहे डॉक्टर और नॉन डॉक्टर, तो उसको कंसिडर करनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आप सऊदीया में भी काम कर रहे हैं, सो एक चीज़ मैं आपसे बड़ी ओपनली पूछती हूँ, हम किसी लैब को टारगेट नहीं कर रहे, बट द क्वेश्चन इज़ कि क्योंकि आई नो दैट कि दिस इज़ हैपनिंग कि जी डॉक्टर्स को कमीशन जाता है अगर आप किसी लैब को रेफ़र करते हैं। सो क्या उस टाइम पे डॉक्टर का अपना ज़मीर नहीं हिलता, लाइक एट दैट टाइम? बिकॉज लेट्स सपोज अगर किसी डॉक्टर को पता है कि ये लैब के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, बट फिर भी वो लैब आपको ज़्यादा कमीशन ऑफर कर रही है एंड यू आर रेफरिंग टू दैट लैब, then like how the doctors can accept that? उनके क्या ज़मीर को मलाल, like you know what's that? I just want to know from a doctor actually, क्योंकि हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये तो एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन अगर कट शॉर्ट करें कि ये ज़मीर पहली दफ़ा झंझोड़ता तो है, लेकिन उसके बाद अगर आदत से कोई मजबूर हो तो आप फिर उसका ज़मीर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन इसमें ये है कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि कोई लैब आपको इनएक्यूरेट रिज़ल्ट दे रही है, तो मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पहले उस लैब के लोगों से बात की जाए और फिर उसको लेबल किया जाए, या कोई भी आपके पास आ रहा है कमीशन देने के लिए या इस हवाले से बात करने के लिए, तो आई थिंक डॉक्टर्स मस्ट रिफ्यूज़ इट फर्स्ट। तो हमें अपने पार्ट पे अकाउंटेबिलिटी भी कुछ शो करनी पड़ेगी और थोड़ी सी। अच्छा, इंटरनेशनली क्या इस तरह का कुछ है? इंटरनेशनली टॉकिंग स्पेशली अबाउट सऊदी अरेबिया, वहाँ पे कुछ इसमें लैब्स का तो रोल नहीं है, लेकिन नो डाउट फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहाँ भी है एंड दे ऑब्लाइज इन सर्टन वेज। लेकिन जो पाकिस्तान में ट्रेंड है वो शायद उस तरह नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना है। और वहाँ पे मेन चीज़ जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट, और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। एंड द डॉक्टर्स हु आर सर्विंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दे आर एक्चुअली नॉट प्रिविलेज्ड टू सर्व इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कुछ कैटेगरी है डॉक्टर्स की एंड दे आर ओनली सऊदी नेशनल्स जिनको इजाज़त दी है स्टेट ने। अदरवाइज दे कैन ओनली प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अच्छा, ये तो एक छोटी सी हमने लैब की बात की, आपने फार्मा की बात की, विच इज़ अ वेरी ह्यूज डोमेन एज वेल। तो क्या डॉक्टर्स को जब फार्मास्यूटिकल जो है वो अपनी कोई मेडिसिन ला के देती है एंड इसी तरह की कमीशंस ऑफर करती है, तो क्या डॉक्टर को पता होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं एंड स्टिल वो आगे फॉरवर्ड करते हैं? डॉक्टर्स को आइडिया तो बहुत ज़्यादा होता है काफ़ी हद तक। दूसरा ये है कि वो अपनी प्रैक्टिस से उसको जज कर सकते हैं कि वो जो मेडिसिन है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। बाकी रही बात कमीशन की, जैसे हमने लैब्स की बात की, तो ये हर इंसान के ऊपर जो एक उसका जो अपना ज़ाती अंदर का ज़मीर है उसको एक तो जगाने की ज़रूरत है, और उसमें जो है कमीशन का जो सिस्टम है ये हमें ग्राउंड लेवल से ख़त्म करना पड़ेगा। क्या AI इसमें किसी तरह हेल्प आउट कर सकता है? AI इसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंस हम AI की मदद से लेके आ सकते हैं। अदरवाइज उसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज जो हैं उनको रजिस्टर किया जाए, और या गवर्नमेंट इसमें हमें कोई हेल्प आउट कर सके कि जी वो लाइक रजिस्टर्ड कर दे कि जी, या ऑथेंटिसिटी दे दे कि जी दीज आर द
रीफाइन लैब्स और आप कहीं से भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात सेंट्रलाइज की बात करते हैं कि डाटा सेंट्रलाइज करना है, तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमारे मुल्क में अब ये भी एक अलमिया है कि बहुत सारी, अगर आप फार्मा की बात करें, बहुत सारी न्यू कंपनीज आ गई हैं, और जो पेरेंट कंपनीज थी जिनकी मेन प्रोडक्ट्स थी, दे वाइंड अप द बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान। तो वी आर नॉट गेटिंग द सेम लेवल ऑफ द मेडिसिन्स, बट वी आर बेसिकली पेइंग देम अ लॉट। कुछ ऐसी भी मुझे मेडिसिन्स का अंदाज़ा है और पता है कि जिनके चार्जेस, जो रेट्स हैं, वो ज़्यादा हैं इंटरनेशनल कंपनीज से भी। ओके। तो और दूसरा, ये आर दे इफेक्टिव और नॉट? उनमें कुछ मेडिसिन इफेक्टिव हैं भी, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, और हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये इतनी ज़्यादा कंपनीज़ को रजिस्टर कर रही हैं जिनकी मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है। उनको जो पेरेंट कंपनीज थी उन्हीं को ही और आगे फर्दर जो है ग्रो करने का मौका दिया जा सकता था, बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को रजिस्टर किया जाए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम AI को यहाँ इंटीग्रेट कर लेते हैं इन द रेगुलेटरी बॉडी एज वेल, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी भी मेडिसिन को लेकर आते हैं या किसी भी कंपनी को लेकर आते हैं, तो मेरा ख्याल है वो जो चेक एंड बैलेंस वाला एक सिचुएशन है, वो अगर हम AI को इंटीग्रेट करते हैं इन एवरी डोमेन, तो अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से हर चीज़ आपके सामने बहुत क्लियर हो जाएगी, मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, अगर AI को हम इंटीग्रेट कर लें स्पेशली रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर, और तो फिर हमारे जो हेल्थ केयर की इंटेग्रिटी और उसकी कैपेबिलिटी है उसको एनहांस भी किया जा सकता है, और सिस्टम के चेक्स की मदद से हम मोर एंड मोर अकाउंटेबिलिटी का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी हम एनहांस कर सकते हैं इस सारे में। और लेकिन इसमें फिर भी हमें गवर्नमेंट की हेल्प की भी ज़रूरत होगी, और हमें इसमें बहुत सारे आगे चीज़ें जो है इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वंस वी हैव इट, तो इंशाल्लाह हमारा सिस्टम जो है वो बेहतर हो की तरफ जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे बताएं कि और ऐसी क्या चीज़ है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कि जिसमें इम्प्रूवमेंट की हमें और फर्दर ज़रूरत है, और क्या रोड मैप अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स का जो कि अभी मेडिकल पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो एक अपनी एक ऐसी स्टेज पे हैं कि जहाँ पे वो आगे पढ़ रहे हैं। सो उसमें वो किस तरह से AI को इंटीग्रेट करें, हमारे जो डॉक्टर्स हैं किस तरह की ट्रेनिंग्स उनको कंडक्ट करनी चाहिए? बेसिकली जो हेल्थ केयर की डोमेन, जैसे आप पूछ रही थी कि किन चीज़ों में, एक तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ में इसका बड़ा रोल है, और जो हम पेशेंट को एजुकेशन देते हैं या हम जनरल पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। सपोज अगर आप पोलियो की एग्जांपल ले लेते हैं, पूरी दुनिया ने उसे ख़त्म कर लिया, हम नहीं कर सके, लेकिन AI की मदद से हम उसको एक ब्रॉडर सेंस में मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नो डाउट हमारे जो पहले इदारे हैं ये बहुत काम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन पे और पेशेंट एजुकेशन पे, लेकिन AI की मदद से हम और इसको बढ़ा सकते हैं और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। क्योंकि रोटरी, आई एम अ पार्ट ऑफ रोटरी इंटरनेशनल एज वेल, रोटरी इंटरनेशनल पे बहुत काम कर रहा है, रोटरी पाकिस्तान भी। सो AI की मदद से हम कैसे इसको फर्दर बढ़ा सकते हैं? AI की मदद से थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेली हेल्थ आप स्पेसिफिक मैसेजेस बहुत दूर दराज एरिया, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की कवरेज हर जगह पे है, तो हम स्पेसिफिक मैसेजेस है, फिर उसके बाद हम AI से ऐसी एप्स बना सकते हैं जो पेशेंट को, अगर सपोज किसी का फॉलो अप है, तो इट विल सेंड अ मैसेज ऑटोमेटिकली। आप सारे प्रोसेस को अगर ऑटोमेट करें, फॉलो अप मैसेज भेजे, पेशेंट की वैक्सीनेशन की उसके बच्चे की डेट आ रही है, उसको फॉलो अप मैसेज जाए, और वो मल्टीपल लैंग्वेज में हो सकता है। और ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो AI को लेके आते कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक सिस्टम आपने ऑटोमेट एक सिस्टम ऑटोमेट करने की जरूरत है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी डोमेन है, और प्रॉपर मैनेजमेंट से पहले अगर हम प्रिवेंशन की तरफ चल जाएं तो हमारी वैसे ही हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। मुझे इसमें ये चीज़ समझ आती है कि अगर गवर्नमेंट कोई इस तरह की एप्लीकेशन बना लेती है कि जिसमें एक तो आपने डाटा सेंट्रलाइज कर दिया, फिर इवन जो आपकी फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है वहाँ से लेके आपका सारा डाटा है, देन everyone जो कि everyone has to download that application, तो हर किसी के पास उसकी जो भी उसका MR नंबर होगा उसके रेफरेंस से उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि योर अपकमिंग डेट ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस इज, लेट्स सपोज के कोई शुगर पेशेंट है और HbA1c उसका कराना है, तो एवरी 3 मंथ या 6 मंथ्स में उसके पास वो एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इवन यानी वो नोटिफिकेशन
उसके पास भी जाए और जो उसका विजिटिंग कंसल्टेंट है उसके पास भी जा सकता है। यानी अगर इसको सिस्टम को ऑटोमेट किया जा सके तो देन ही कैन आस्क द पेशेंट एंड ही कैन रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मैसेज टू द पेशेंट एज वेल। उसके लिए कि फिर आपका कंसल्टेंट फिर एक ही फिक्स्ड होना चाहिए। हाँ, उसमें ये है कि थोड़ा सा कि उसका एक, या फिर जो रेगुलर उनके एरिया में है, अभी तो हम उस फेज में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हम कि फर्स्ट हमारी जो विजिट है वो जीपी के पास हो और जीपी फिर रेफर करे, तो लेकिन उसको अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा। दूसरा आपका सवाल था कि स्टूडेंट्स को एआई इंटीग्रेट करने के लिए उनको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एआई ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको ट्रेनिंग्स जहाँ से भी मिले एक तो उसको अटेंड करने की ज़रूरत है। अच्छा, एआई में स्पेसिफिकली कौन सी ट्रेनिंग इनिशियली, क्या ट्रेनिंग? क्योंकि एआई इज अ ह्यूज डिमांड। मुझसे भी बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने कहा आप खुद बैठे हैं तो डॉक्टर साहब से ही हम पूछ लेते हैं। एआई में मेरे ख्याल में जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली ट्रेनिंग हो वो तो ये है कि जो जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, इनसे आपने बातचीत, एक गुफ्तगू का सिलसिला है जो वो कैसे चलाना है, दोस्ती करनी है इसको अपना, यानी एक मैं लेके चलता हूँ उसके अपने एक जो है ना ऐसे अपने पीयर की तरह या अपने असिस्टेंट की तरह लेके चलें जो आपके साथ कोलैबोरेट कर सके और जो ऐसा है जो लर्न करना जानता है चीज़ों को और वो आपको आपके काम में मददगार साबित होगा। तो इस तरह के एक उस रिलेशनशिप में लेके उसको चलना चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि उस पर 100% रिलाई नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं कि आपने अपनी जो अगर रिसर्च वर्क को देख लें तो आपने अपनी एकेडमिक लेबर उसको आउटसोर्स कर देनी है, लेकिन आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मेंटेन रखना और उसको यानी ऐसे एक असिस्टेंट के तौर पे लेके चलें, एक फ्रेंड के तौर पे लेके चलें, लेकिन उसको अपना सुपरवाइज़र ना बनाएं, आप खुद उसके सुपरवाइज़र बने। मेक सेंस। सो व्हाट डू यू थिंक कि 2030 में जिस तरह से बात करें कि क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी, सो एट दैट टाइम व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से जो है वो चीज़ें तब्दील होंगी? क्योंकि जैसे आपने कॉग्निटिव एबिलिटी की बात की, तो व्हेन इट कम्स टू एजीआई, जिसमें कहा जाता है कि जी मशीन के अंदर वो कॉग्निटिव एबिलिटी आ जाएगी, so at that time do we need to be scared of it or we need to be prepared for it? I think we don't need to get scared of it, क्योंकि जब भी हम AI की बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो बहुत स्केयर्ड हैं AI से, या ऐसे लोग जो बिल्कुल समझते हैं कि यूजिंग AI इज़ जस्ट अ कर्स, और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि AI आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, हम आराम से बैठेंगे और सब काम हमारा हो जाएगा। तो दोनों तरह के कॉन्सेप्ट, हमें इसको थोड़ा सा मिड वे में लेके हमें, जो आपने बात की कि AGI की है, आई थिंक सो कि कॉग्निटिव एबिलिटी काफ़ी हद तक तो उन्होंने एम्बेड कर दी है, लेकिन फिर भी ये वो कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है जो एक ह्यूमन ब्रेन थिंक कर सकता है। दे आर वेरी होपफुल कि वो उसको सरपास कर जाएंगे, लेकिन मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। दूसरा ये है कि हमें उस फेज़ के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए और हमें अपने टास्क को ऑलरेडी, यानी एक ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू, क्योंकि हम अगर जिस वक्त से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए, हमें उस वक्त से पता चला, हमें इसके बैकग्राउंड पे नहीं पता चला जब काम बहुत सारा हो रहा था। अब वो एक फेज गुजरी तो अब आगे AI एजेंट्स और ये सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, और जैसे AGI का आप जिक्र करेंगे, तो हमें अगर पहले से हम प्रिपेयर्ड होंगे तो हम उस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट भी कर जाएंगे और हम उसकी बेस पे फिर आगे फर्दर उसमें और रिफाइनमेंट भी ला सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ ये भी सुनी है कि जिस तरह से अभी मशीन जो है उसके पास जो है वो सेंसेस नहीं है स्मेल करने का, टेस्ट करने का, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। सो डू यू रियली थिंक कि हम मशीन को इस काबिल बना पाएंगे कि वो टेस्ट कर सके, स्मेल कर सके? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशंस तो मशीन ऑलरेडी अब चेंज करना जो है ना वो शुरू कर चुकी है, वो लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो चुकी है। इवन मैं अगर बात करूं तो जो फर्स्ट रोबोट इन्होंने बनाया था US में सोफिया के नाम से, तो 2016 के अंदर जब वो एक शो में बैठी हुई थी तो उससे होस्ट ने कोई एक बहुत फनी सी बात की, तो उस पर उसने रिस्पॉन्ड किया कि डोंट ट्राई टू फ्लर्ट विद मी, राइट? सो वो यानी ह्यूमन की उस साइकी को भी कैच करने लगी है। सो व्हेन इट कम्स टू द सेंसेस, जब वो टेस्ट और स्मेल वाली बात आई, क्योंकि अगर आज से 11 साल पहले देखें तो गूगल ने एक
1 अप्रैल को जो है वो एक चीज़ उन्होंने लॉन्च की, इट वाज गूगल नोज करके, जिसमें उन्होंने बताया कि जी अब गूगल जो है वो स्मेल कर सकता है फ्लावर को, स्मेल करके लेट्स सपोज कि मैंने अपने फ़ोन को अगर किसी फ्लावर के पास लेके गई तो वो उसको मैंने लेट्स सपोज उसका बटन प्रेस किया एंड देन वो लाइक मोबाइल से जो है वो उसको स्मेल करके बता सकता है कि ये कौन सा फ्लावर है या क्या चीज़ है। सो डू यू थिंक कि जो 11 साल पहले उन्होंने एक बेशक अप्रैल फूल बनाया लोगों को, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि दे आर वर्किंग ऑन इट? दे आर करंटली वर्किंग ऑन इट, लेकिन इसको अगर आप कहें कि 100% तो वो तो शायद ना हो। अच्छा, अगर ये लेके आ भी जाते हैं तो इससे क्या इफेक्ट होगा? अगर ये चीज़ें लेके आ जाते हैं तो जो यानी आप ये कह लें कि उन्होंने उसको और ट्रेन कर दिया है कि वो जो आपके स्पेशल सेंसेस हैं उनको प्रेडिक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा यानी ये है कि हमें पहले से उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इट हैज़ इट्स पॉजिटिव साइड्स एज वेल एंड इट हैज़ नेगेटिव साइड्स एज वेल। तो उससे पहले से अगर हम अवेयर होंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से जज कर सकेंगे। बट रिगार्डिंग दैट गूगल नोज़, और वो जो मैं समझता हूँ कि वो बैक एंड पे कुछ और चीज़ें भी साथ उसके एम्बेड हो रही होती हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि वो स्मेल करता होगा, वो किसी और बैक एंड चैनल से उसको प्रेडिक्ट करता होगा। हो सकता है कि वो फ्यूचर की एक प्रेडिक्शन उन्होंने दी होगी कि हम इस काबिल बना देंगे इसको एंड देन वी विल बी एबल टू से कि जी वी आर द पायनियर्स हु स्टार्टेड दिस एंड दैट। और बाकी ये जितने भी मॉडल्स है ये बेस्ड ऑन ट्रेनिंग ऑन एल्गोरिदम्स अगेन एंड अगेन है। तो जैसे आपने रोबोट की बात की, तो उसको उन्होंने इतने सालों में आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप किया कि उसने थोड़े से जो फीलिंग्स और इमोशन का पार्ट है उसको इंटीग्रेट थोड़ा सा किया, और उसने फिर कहा कि भाई डोंट ट्राई टू फ्लर्ट विद मी। और ये चीज़ आगे भी होगी जितना ज़्यादा वो उसको और ट्रेन करते जाएंगे। मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखी एंड आई डोंट नो कि वो किस कंट्री ने वो रोबोट बनाया था, बट मे बी इट्स क्वाइट वियर्ड, बट द रियलिटी इज़ दैट कि वहाँ पे एक मेल था, उस मेल ने उस रोबोट को जस्ट हल्का सा किस किया, बट उस रोबोट ने डायरेक्टली उस बंदे को जो है ना ग्रैब कर लिया लाइक अ ह्यूमन। कि ह्यूमन का क्या होता है कि अगर आप डेफिनेटली अगर आप जो है वो क्लोज होते हैं एंड देन और उस रोबोट के फेस पे एक फीलिंग्स एक एक्सप्रेशन जनरेट हुए विच शोज के जी शी इज फीलिंग समथिंग, बट दैट इज जस्ट अ रोबोट। बट वो एक इतनी वायरल हुई है वो वीडियो कि जिसमें लोग जो वो कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, और आजकल बड़ा वायरल है कि जी रोबोटिक वाइफ ले लेते हैं जी, वो कंप्लेंट्स नहीं करती डिमांड्स नहीं करती। तो अगर इस तरह से भी लोग आगे जाके अपने पार्टनर्स रोबोटिक लेने लगे, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? क्योंकि इस रोबोट ने तो बाकायदा एक एक्सप्रेशन भी शो कर दिया है। जो मेरी समझ में है, मे बी आई एम रॉन्ग, तो उसमें उन्होंने कोई टच इन्हांसमेंट इतनी की हुई थी कि जिसकी वजह से उसने ये किया, उसने रिएक्शन दिया, ग्रैब कर लिया। टच सेंसेशंस में भी ये हम कर सकते हैं इसमें नहीं, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी रियलिटी से हट की हैं, और मेरे ख्याल में टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अगर पहले से पता होगा तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकेंगे। और रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज आर लाइक यानी एक आप कह लें कि एक आर्टिफिशियल दुनिया के कॉन्सेप्ट्स ही हैं कि मशीन इज जस्ट अ मशीन। कि आप उसने उसको ट्रेन ऐसा किया होगा कि अगर आपकी बॉडी के स्पॉट पर टच हो तो यू हैव टू रिएक्ट, लेकिन जिसको डेफिनेटली अवेयरनेस नहीं है वो यही समझेगा कि ओ वाओ रोबोट के अंदर फीलिंग है एंड शी रिएक्टेड अकॉर्डिंगली। सो ये आपकी बड़ी प्यारी बात है कि उसको ट्रेन किया गया होगा अकॉर्डिंगली। This is something great. उसको बेसिकली ट्रेन ही इसलिए इस तरह किया होगा कि इस पार्ट पे टच करे तो वो है, या फिर उसके जो टच के सेंसेशंस है वो उस एरिया में उन्होंने एनहांस की होंगी। तो जो मेरा ज़ाती ख्याल है इस बारे में, गलत भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। एनीथिंग कैन हैपन एक्चुअली। एनीथिंग, यस, एनीथिंग कैन हैपन। अगर आज से 20 साल पहले के हम देखें दौर में तो हमें एआई का इतना कोई आइडिया भी नहीं था, और हम समझ भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसी चीज आएगी। हम तो एक्चुअली एंजॉय करते थे, टर्मिनेटर हो गया एंड देयर आर सम अदर मूवीज एज वेल। बिल्कुल ऐसे वो हम ऐसे ही लेते थे कि ये एक हाइपोथेटिकल वर्ड की है, और वो रियलिटी में आया तो मे बी
अल्लाह को इस बेहतर, मेरे ख्याल में हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फीलिंग और इमोशन का एस्पेक्ट है, तो वो इट लीड्स टू समथिंग कि थोड़ी सी जो आर्टिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, इट विल जनरेट दैट। अगर मशीन्स में ये फीलिंग आने शुरू हो गई, आई डोंट थिंक सो इट विल लीड टू एनी kind of a positive impact, feeling or emotions. It will lead more to more negative impacts. मेरा भी एक दुबई में विजिट हुआ था जिसमें प्रो एआई ग्लोबल को फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल एआई कम्युनिटी का अवार्ड भी हमने विन किया था। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक साहब से। ही बेस्ड इन US एंड उनकी बॉडी में 11 चिप्स इंटीग्रेट हुई हुई हैं, इम्प्लांट हुई हुई हैं। इवन के उनका जो NFC इम्प्लांट है, यहाँ पे उनका लाइक कॉइन उन्होंने इम्प्लांट किया है। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जब मैंने पॉडकास्ट भी किया था उनका वहाँ पे। तो इवन के उनका जो ATM कार्ड है ना, ही जस्ट टैप ऑन द मशीन और वो ट्रांजैक्शन हो जाती थी। एक उन्होंने जो है वो यहाँ पे मैग्नेट जो है वो इम्प्लांट कराया हुआ है, कॉइन इम्प्लांट है, NFC है, RFID है, इवन अपना फ़ोन भी यूं करके रखते हैं एंड देन वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है। सो मैंने उनसे पूछा कि क्या फिर ऐसा भी होगा कि हम बचपन में, जिस तरह से हम अभी ये मूवीज़ की बात करें कि बचपन में मुझे बहुत शौक था कि मैं भी मूवीज़ की तरह एक चॉकलेट मुंह में लूँ और मैं लोगों को नज़र ना आऊँ और मैं गायब हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी? तो फिर मैं जाके जितने भी, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद थे बचपन में, तो मैं सोचती थी कि जितने भी पिज़्ज़ा हाउसेज हैं मैं वहाँ जाऊँगी और मैं सारा पिज़्ज़ा खा जाऊँगी, और कोई चॉकलेट्स की फैक्ट्री होगी तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम दैट गाय, तो उन्होंने मुझे कहा कि AI फिज़िक्स का रूल नहीं ब्रेक कर सकती। ठीक है। सो डू यू थिंक कि हम जिस तरह से, इवन मैंने एक और US की रिसर्च देखी कि उसमें वो क्या करें कि ब्रेन को मेमोरी को री इम्प्लांट कर रहे हैं, क्रिमिनल्स की मेमोरी को री इम्प्लांट कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि जब ये मेमोरी की री इम्प्लांटेशन पे बात आएगी तो इस एस्पेक्ट में आप क्या समझते हैं कि क्या होंगी चीज़ें, और दुनिया में भी क्या हो रहा है इस एस्पेक्ट में? ब्रेन इम्प्लांटेशन पे काम तो ऑलरेडी हो रहा है इस पे, लेकिन ये कि उसके साथ वही कॉग्निटिव एबिलिटीज जो जिसका ब्रेन लिया है वही इंटीग्रेट होंगी, तो किसी हद तक ये बात इट मेक सेंस, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क और बेसिक जो आर्किटेक्चर है न्यूरॉन्स का वो तो वही है, और उन्होंने उसको, इंसान की डेथ हो गई है लेकिन उन्होंने ब्रेन को अलाइव रखा हुआ तो किसी हद तक है। अब उसके साथ अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करें तो दैट मेक्स समथिंग डिफरेंट, कि उसको उस ब्रेन को या उस ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेते हुए वो कुछ ऐसा AI का मॉडल, या जैसे आप बात कर रही हैं कि जो मैं बात करी उसमें ये था कि उन्होंने क्या किया है कि एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने क्या किया कि यूजुअली क्या होता है कि अगर US के अंदर रिहैब में डाल देते हैं और लाइक 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, तो वो रिहैब सेंटर में जाते हैं ताकि एक अच्छा सिटीजन बना के उसको बाहर निकाला जाए अगेन सोसाइटी के अंदर। तो उन्होंने क्या किया है कि 5 मिनट्स की एक उन्होंने जो है ना वो प्रोसेस रखा है कि जिसमें वो मेमोरी को री इम्प्लांट कर रहे हैं, यानी अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसकी पूरी फैमिली से कंसर्न लेके उसका पूरा बैकग्राउंड वगैरह पता करने के बाद वो क्या करते हैं कि अच्छी मेमोरी, यानी अगर किसी ने मर्डर किया है विच मीन्स कि उसकी नेचर एग्रेसिव है, तो उसके ब्रेन में उन्होंने पॉजिटिविटी वाली मेमोरीज डाल दी हैं कि जी उसने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत कम्युनिटी सर्विस की है, एंड देन उसकी पूरी मेमोरी को वो री इम्प्लांट करके एक न्यू मेमोरी उसके ब्रेन में फिट करके एंड देन उसको फिर वो उस सर्जरी के बाद दे लीव देम लाइक इन द सोसाइटी। So this is something I believe it's a very eye-opening thing कि आपके ब्रेन को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है और रीप्लांट किया जा सकता है। हाँ, ये रिसर्च की बेस पे पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ है कि जो पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर इट्स फॉर द गुड एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी तो फिर तो ये है, बट स्टिल आई कंसिडर इट एज हाइपोथेटिकल अप्रोच। इट कैन बी, ब्रेन इम्प्लांटेशन कैन बी डन, जो न्यूरोनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है उसको कितनी हद तक चेंज किया जा सकता है, ये इट्स स्टिल अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, और मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है कि लेट्स सपोज के बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि जी, या एलीट कम्युनिटी की बात करें, वो चाहते हैं कि जी हम दुनिया के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हों, सो क्या कोई ऐसी चिप्स भी जो है वो बनाई जा सकती हैं जो चिप्स फिर आगे जाके सेल की जा सकें और उनके ब्रेन में इम्प्लांट की जा सकें कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या वन ऑफ द इंटेलिजेंट लोगों में से शुमार हों?
ऐसा पॉसिबल तो है, अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल देखें तो पॉसिबल है। जैसे हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हैं, इन्हीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को एक चिप फॉर्म में करके और ट्रेन करके डाटा को किया जा सकता है। लेकिन ये कि प्रैक्टिकली हाउ मच इट विल बी पॉसिबल, तो ये इसमें ये है। और उसको ह्यूमन ब्रेन के साथ इंटीग्रेट जो करने का एलिमेंट है, इट विल टेक टाइम, बट स्टिल इट्स पॉसिबल। ये एक पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन अगेन अगर तो वो एथिकल इश्यूज को कंसिडर करते हुए, अगर तो वो राइट है और ह्यूमन सोसाइटी के लिए कुछ बेहतरी है, फिर तो उसको लेना चाहिए। अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिकॉज देयर आर ऑलवेज प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली। ऐसे ही। ग्रेट। चलें, आपसे बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन रही। अब हम आपसे लास्टली कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे कि हाउ वुड यू लाइक टू कंक्लूड द ओवरऑल डिस्कशन ओवर दिस एट दिस प्लेटफॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक ProAI ग्लोबल। आपकी कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली एज वेल। मेरे ख्याल में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिटिकल थिंकिंग अपनी को मेंटेन करते हुए अडॉप्ट करना चाहिए। अगर स्टूडेंट लेवल से बात करें तो ट्रेनिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग्स आर की कि आप जो है एक अच्छे नॉलेज को गेन कर रहे हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ते हुए सिर्फ आपने अगर इमेजेस ही क्रिएट करने हैं AI से तो फिर तो इतना नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने सिस्टम में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं, देन AI इज़ द रियल गेम चेंजर। और आपने अडॉप्ट ही इसको इस तरह करना है कि आपने एक सिस्टम को इम्प्रूव करना। Great. Thank you so much for your time. I'm really honored कि आप यहाँ आए और आपने अपने सऊदीया से इस शॉर्ट ट्रिप में जल्दी से हमारे लिए टाइम निकाला। And we are also glad to welcome you on board at ProAI Global. And definitely you will be representing at our Saudi chapter. So welcome on board and thank you so much. Thank you very much. And I'll also be very glad to be a part of AI Global कि मैं भी कोई कम्युनिटी में more positive impact apart from the general trainings कोई लेके आ सकूं। और I am very much committed to work with ProAI Global कि हम एक better society और एक better healthcare system या जनरल जो हमारा सिस्टम है, AI की मूवमेंट है, वो उसमें हम इंटीग्रेट कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इसी तरह कोलैबोरेट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द सिस्टम एंड वी विल ट्राई टू ट्रेन मोर एंड मोर पीपल इन पाकिस्तान एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम कि अब्रॉड भी हम करें, लेकिन हमारा पहला फोकस हमारे अपने मुल्क की तरफ होगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।